शुरुआती दृश्य में द्वितीय विश्व युद्ध का एक यूएस एयर कॉर्प्स B-24 लिबरेटर बमवर्षक प्रशांत महासागर के ऊपर कहीं उड़ता हुआ दिखाई देता है। लुई ज़म्पेरिनी, जैक ओ कॉनल, एक बमबारी है और वो और उसका चालक दल एक जापानी कब्जे वाले द्वीप के खिलाफ बमबारी मिशन में लगे हुए हैं। दुश्मन एयर ग्राउंड बैटरी से फ्लैग के कारण कई घायल हो जाते हैं, लेकिन उनके पायलट फिल डोमनल ग्लीसन और लुई के कौशल के साथ वे सफलतापूर्वक विमान को लैंड करते हैं, भले ही इसे सैकड़ों बार गोली मार दी गई हो। टॉरेंस, कैलिफोर्निया में रहने वाले एक युवा लुई के लिए फ्लैशबैक। कुछ दबंगों के खिलाफ खुद का बचाव करने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें घर ले जाया जाता है। हम उनके परिवार से मिलते हैं जो अब अमेरिका में रहने वाले एक पारंपरिक इतालवी परिवार में रहते हैं। बेसबॉल खेल में वो ब्लीचर्स के नीचे पकड़ा जाता है और परेशानी से बचने के लिए भाग जाता है। इस तरह उसके बड़े भाई को पता चलता है कि वो एक तेज धावक है। वो उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर देता है। वर्षों बाद वह अपने हाई स्कूल के इतिहास में सबसे तेज धावक बन जाता है और बर्लिन, जर्मनी में 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जाता है। खेलों में वो अंतिम स्थान पर रहता है, लेकिन एक अमेरिकी विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने में कामयाब रहता है। वर्तमान दिन में शॉट डाउन विमान पर उड़ान भरने वाले चालक दल को पुनः असाइनमेंट की प्रतीक्षा करने के लिए हवाई में स्थानांतरित कर दिया गया है। लुई ने अपने साथी सेना के जवानों को प्रशिक्षित करना जारी रखकर और 4 मिनट के मील को हराकर प्रभावित किया। पुरुषों को एक खोए हुए विमान और चालक दल की खोज के लिए एक मिशन पर भेजा जाता है। उन्हें एक और B-24 दिया जाता है, लेकिन ये दोषपूर्ण होने के रूप में कुख्यात है। खोज के दौरान यांत्रिक कठिनाइयों के कारण विमान ओहू के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 11 लोगों में से 8 की मौत हो गई। जीवित रहने वाले केवल 3 लुई, फिल और मैक फिन विट्रॉक नामक एक आदमी हैं। तीनों जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, ये देखते हुए कि उनके पास सीमित राशन है। वे सुबह और रात में चॉकलेट का एक टुकड़ा ले सकते हैं, प्रतिदिन पानी की केवल कुछ बूंदें आदि। तीसरे दिन एक हवाई जहाज ऊपर उड़ता है और वे इसे डाई और फ्लेयर गन के साथ संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी स्थिति और अधिक निराशाजनक होती जाती है। वे कीड़े द्वारा काटे जाते हैं और पूरी तरह से निर्जलित होते हैं। वे लड़ना जारी रखते हैं, हालांकि मैक अंततः अपनी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक निराशाजनक महसूस करता है। जीवित रहने के लिए लंबी यात्रा के बीच वे अपनी नाव में उतरे अल्बाट्रॉस को निगलते हैं और इसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी से उल्टी करते हैं। फिर वे मछली को आकर्षित करने और इसे कच्चा खाने के लिए चारा के रूप में अल्बाट्रॉस का उपयोग करते हैं। आखिरकार शार्क नाव का चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं और वे नीचे रहना सीखती हैं। पुरुष थके हुए हैं और एक सुबह बारिश के तूफान को खोजने के लिए जागते हैं। वे खुशी से ताज़ा पानी के साथ कंटेनर भरते हैं और आकाश से बूंदों को पीते हैं। बाद में एक विश्वासघाती तूफान के बाद लुई भगवान के साथ एक सौदा करता है कि अगर वह जीवित रह सकता है तो वह अपने बाकी दिनों के लिए उसकी सेवा करेगा। वे सभी पकड़ बनाने में कामयाब रहे। एक बिंदु पर लुई अंततः नाव से एक शार्क को छुरा घोंपता है और वे उसके मांस पर दावत देना शुरू करते हैं। 29 दिनों के बाद एक और विमान ऊपर उड़ता है और वे ध्यान पर हमला करने के लिए अपनी फ्लेयर गन को गोली मारते हैं। विमान चारों ओर घूमता है और सभी को विश्वास नहीं है कि आखिरकार उन्हें 4 सप्ताह के कष्टदायक के बाद बचाया जाएगा, लेकिन फिर विमान उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। वे सभी जल्दी से पानी में कूद जाते हैं और गोलियों से छिप जाते हैं, शार्क को दूर फेंक देते हैं। वे जीवन बेड़े पर वापस आ जाते हैं, लेकिन गोलीबारी जारी रहती है। लुई पानी में वापस गोता लगाता है, लेकिन मैक और फिल नाव पर वापस आ जाते हैं। जब लुई उनके पास लौटता है तो उसे लगता है कि वे मर चुके हैं, लेकिन उन्होंने राफ्ट में रहकर सभी गोलियों को चकमा दे दिया है। विमान गायब हो जाता है और वे छेद को पैच करते हैं ताकि वे तैर सकें। समय 50 दिनों के करीब जारी रहता है और मैक आखिरकार बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। वे उसके शरीर को लपेटते हैं और उसे समुद्र में दफन करते हैं। कुछ ही समय बाद फिल और लुई अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों के लिए जागते हैं। अच्छी खबर यह है कि एक नाव ने उन्हें खोज लिया है। बुरी खबर यह है कि यह जापानी है और उन्हें अब कैदी बनाया जा रहा है। लुई और फिल को एक POW शिविर में ले जाया जाता है और बताया जाता है कि वे दुश्मन हैं और अंग्रेजी बोलने वाले एक व्यक्ति द्वारा तदनुसार व्यवहार किया जाएगा। वो उन्हें कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है और फिर उन्हें पीटना शुरू कर देता है। वो मुत्सुशिरो वातानाबे नेवी है, जिसे बद उपनाम दिया गया है क्योंकि कैदी उसे वो नहीं कह सकते जो वे चाहते हैं। वो उदास है और यह कहा जाता है कि वो एक सैन्य पृष्ठभूमि से आता है और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में उदास है। वो लुई में विशेष रुचि लेता है जब वो उसे बाहर कैदियों से बात करते हुए देखता है। वो उसे देखने के लिए कहता है और फिर बेत से अपनी नाक हिलाता है। जब वो फिर से खड़ा होता है और अनुरोध पर पक्षी को देखता है तो वो फिर से चौंक जाता है। ये केवल तभी होता है जब वो लुई को उसे नहीं देखने के लिए कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ देता है।
कैदी सशस्त्र जापानियों से घिरे आत्मसंतुष्ट हैं। उन्हें शौचालयों को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है। लुई का कहना है कि यह हास्यास्पद है कि वे इतनी गंदगी करते हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन बड कहता है कि उनके बीच में कुछ प्रसिद्ध लोग हैं और एक ओपेरा गायक खुद को पहचानता है और फिर पूछता है कि उनमें से ओलंपिक एथलीट कौन है। लुई अनिच्छा से खुद को पहचानता है और एक युवा जापानी लड़के के खिलाफ भागने के लिए मजबूर होता है। क्योंकि वो भोजन की कमी से थका हुआ है, वह जमीन पर गिर जाता है। बड का कहना है कि वह इतना सख्त नहीं है और उसे हरा देता है। दुखद क्रूरता लंबे समय तक जारी रहती है। लुई को अक्सर एकांत कारावास में रखा जाता है। कैदी बताते हैं कि अगर मित्र राष्ट्र कभी भी उन्हें बचाने के लिए युद्धबंदी के पास जाते हैं तो वे देखते ही मारे जाएंगे। उन्हें यकीन नहीं है कि किस चीज के लिए रूट करना है। एक दिन एक आदमी लुई को बताता है कि वह चाहता है कि वह रेडियो पर जाए और अपने परिवार को बताए कि वह अभी भी जीवित है और अमेरिकियों को खुश करने के लिए उसके साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है। वह सहमत है, अपने परिवार को बताता है कि वह जीवित है, जो वे कैलिफोर्निया में अपने घर से सुनते हैं। फिर उसे एक रेस्तरां में ले जाया जाता है जहां उसे एक और घोषणा करने के लिए कहा जाता है, जहां वह एक संस्कृति के रूप में जापान की सराहना करता है और देश में अपना बाकी जीवन गद्दार के रूप में जीने के लिए कहता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है और उसे युद्धबंदी शिविर में वापस ले जाया जाता है। बड ने लुई को भीड़ से बाहर निकाल दिया और हर एक कैदी, लगभग 200, को उसके चेहरे पर मुक्का मारने का आदेश दिया। जब पहला कैदी मना कर देता है तो बड को एक कमजोर फिर पीटा जाता है। लुई कैदियों को इसके साथ जाने के लिए मनाता है और बार बार मुक्का मारा जाता है। हमेशा अपने चेहरे पर चोट लगने और पिटाई के बावजूद अगला मुक्का लेने के लिए उठता है। इनके दौरान कैदियों के साथ सभी भूमिकाएं निभाते हुए बड लुई के बगल में बैठता है और उसे बताता है कि उसे पदोन्नत किया जा रहा है और दूसरे शिविर में स्थानांतरित किया जा रहा है। वो लुई को बताता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण खबर है क्योंकि वह एक दोस्त है जिसने उसमें दिलचस्पी ली, क्योंकि जब वह पहली बार आया था तो उसने कितनी ताकत का प्रदर्शन किया था। वो लुई को पदोन्नति पर बधाई देने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन लुई चुप रहता है। शिविर में जीवन बेहद बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर मित्र राष्ट्रों ने पड़ोसी शहर पर बमबारी की ताकि कैदियों को दूसरे शिविर में स्थानांतरित कर दिया जाए। जब वे आते हैं तो पक्षी दिखाई देता है और लुई देखते ही बाहर निकल जाता है। क्रूरता जारी है। पुरुषों को सीढ़ियों की कई उड़ानों में कोयले के बड़े बैग ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। बैग का वजन और उनकी थकान संयुक्त रूप से कुछ पुरुषों को रेलिंग पर गिरने का कारण बनती है। अप्रैल 1945 में एक दिन कैदियों को यह भी सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई है। एक आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। एक दिन बड लुई को एक बहुत बड़ी स्टील बीम लेने का आदेश देता है। लुई संघर्ष करता है, लेकिन पक्षी लगातार बना रहता है। उसे बताता है कि उसे इसे अपने सिर पर पकड़ना होगा। वह गार्ड जो लुई को घेर रहे हैं से कहता है कि अगर उसे बीम गिराना चाहिए तो उसे गोली मार दें। लुई घंटों तक अपने सिर पर बीम रखता है, अपने अन्य कैदियों की प्रशंसा के लिए बहुत कुछ। अंत में रात में वो बीम को कम करने में सक्षम है। पुरुषों को बताया जाता है कि उन्हें समुद्र में स्नान करना है। उन्हें यकीन है कि उन्हें मार दिया जाएगा। जब वे पानी में उतरते हैं तो मित्र देशों के विमान ऊपर उड़ते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है। वे सभी बच जाने पर खुश हैं। लुई अब शिविर के बाथरूम में जाता है क्योंकि वे अब कैदी नहीं हैं। वो अपने तानाशाह पिता के साथ एक बच्चे के रूप में पक्षी की एक तस्वीर देखता है। वो घृणित है। लुई को अपने परिवार के पास ले जाया जाता है और उनके द्वारा गले लगाया जाता है। इसे दृश्य की वास्तविक जीवन की तस्वीर के साथ जोड़ा गया है। अंतिम क्रेडिट हमें बताते हैं कि जापानियों को युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया गया था, लेकिन अंततः जापानियों के साथ अच्छे संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए आरोप हटा दिए गए थे। लुई ने भगवान की आज्ञा का पालन करने का अपना वादा निभाया और जीवन भर धार्मिक रहे। वो उन सभी पुरुषों को माफ कर देता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया और उन सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलता है। वर्षों बाद केवल पक्षी उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। वो 1998 में ओलंपिक में भी लौटता है। जब खेल जापान में आयोजित किए जाते हैं तो मशाल ले जाते हैं।